तो स्टूडेंट्स हमने 9th चैप्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में हमने दो एक्सरसाइजेज ऑलरेडी कवर कर ली थी 9.1 और 9.2 और आज हम लोग जो है नेक्स्ट एक्सरसाइजेज की तरफ बढ़ेंगे। 9.3 आपके सिलेबस से हालांकि जो है वो कट चुकी है तो वो हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम सीधा 9.4 की तरफ बढ़ेंगे। एक बार मैं फटाफट से आपको बता देता हूं कि हमने 9.1 में और 9.2 में क्या डिस्कस किया था। भाई 9.1 में हमने ऑर्डर और डिग्री को डिस्कस किया था। भाई ऑर्डर और डिग्री का मतलब क्या था? तो ऑर्डर का मतलब था हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता था उसको हम ऑर्डर कहते थे और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती थी उसको हम डिग्री बोलते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं कोई क्वेश्चन पिक करूं तो देखो भाई सेकंड वाला एग्जांपल 1 में जो सेकंड पार्ट है इसको हम पिक करते हैं। यहाँ पे देखना भाई हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको क्या दिखेगा? भाई सेकंड डेरिवेटिव दिखेगा। ये देखो ध्यान से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव आपको दिखेगा। तो ऑर्डर क्या हुआ यहाँ पे? 2, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है भाई? 2 है, ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और इसकी पावर क्या है भाई? इसकी पावर है 1, कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे। तो डिग्री क्या हो गया भाई? डिग्री हो गया 1। तो इसका मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा उसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी जो पावर होगी उसको हम क्या बोलेंगे भाई? डिग्री बोलेंगे। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ पे किसी क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट आता है तो भाई पूछ लेना मुझसे, ठीक है। हालांकि ये सारी चीजें हमने क्लास में डिस्कस की थी, डाउट तब किसी को आया नहीं था। अब भाई आगे देखो, भाई आगे हमने जो है इस तरह के कुछ क्वेश्चंस किए थे 9.2 एक्सरसाइज के अंदर। अब यहाँ पे हमें क्या करना था? यहाँ पे हमें वेरीफाई करना था। क्या वेरीफाई करना था? हमें एक फंक्शन गिवन होता था और एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती थी। हमें ये बताना होता था कि ये जो फंक्शन हमें गिवन है क्या ये इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। हमें क्या बताना होता था कि जो गिवन फंक्शन है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो भाई ये चीज हम कैसे बताते थे? तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते थे कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें क्या क्या टर्म्स गिवन है। तो जैसे कि यहाँ पे भाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव गिवन है और वाई गिवन है। तो हम क्या करते थे भाई? हमें जो फंक्शन गिवन होता था उसमें से हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल लेते थे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल लेते थे। फिर इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम लोग जो है सब्स्टिट्यूट कर देते थे सारी वैल्यूज को। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट करते थे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट करते थे, वाई की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट करते थे। अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता था तो हम बोलते थे कि भाई जो गिवन फंक्शन है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगी तो हम बोलेंगे भाई जो गिवन फंक्शन है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी चीज पे बेस्ड थी। 9.2 हमने पूरी डिस्कस कर ली थी, 12 के 12 क्वेश्चंस हमारे हो गए थे। फिर भी अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो भाई पूछ सकता है, मैं बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अब हमारे पास 9.3 जो है वो सिलेबस से कट हो चुकी है भाई, आपके सिलेबस पे एप्लीकेबल नहीं है 9.3। तो 9.3 हमें नहीं पढ़नी, ठीक है। हम सीधा बढ़ेंगे 9.4 की तरफ। तो भाई 9.4 जो है उसकी स्टार्टिंग होगी आपके एग्जाम्पल नंबर 9 से। तो एग्जाम्पल नंबर 9 पे आ जाते हैं भाई। एग्जाम्पल नंबर 9 एक बार आप अपनी बुक में खोल लेना भाई और साथ साथ समझना यहाँ पे हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हमें कहा गया कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और हमें क्या कहा गया कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो भाई एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे गिवन है उसको मैं नोट कर लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर हमारा 9 था तो यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं सॉल्यूशन की। तो भाई इसको यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल नंबर 9। तो सबसे पहला काम क्या करना है भाई? सबसे पहला काम जो हमें क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी ये वाली dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 माइनस वाई, इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं भाई। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस वाई। एक बार इसको मैं देख भी लेता हूँ भाई, दोबारा से चेक कर लेता हूँ सही है या गलत है। तो सही है, एकदम सही नोट किया हमने। तो देखो भाई क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी इस तरीके से और हमसे मांगा क्या गया? इसका जनरल सॉल्यूशन मांगा गया। देखो दोबारा से एक बार देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या बोला गया था? फाइंड
द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन थी यहाँ पे। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है भाई। अब भाई जनरल सॉल्यूशन निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। वैसे यहाँ पे 3 मेथड हैं इस चैप्टर के अंदर। पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं। फर्स्ट मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सेकंड यहां पे होमोजीनियस इक्वेशंस, और थर्ड यहां पे हमारे पास आएगा लीनियर इक्वेशंस। तो जनरल सॉल्यूशन जो है वो इन 3 तरह के क्वेश्चंस में हमसे मांगा जा सकता है। मतलब यहाँ पे हमें 3 तरह की इक्वेशंस जो है वो गिवन हो सकती हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो 3 प्रकार के आपको यहाँ पे गिवन हो सकती है। हो सकता है कि जो इक्वेशन आपको गिवन है वो फर्स्ट वाले टाइप की हो, वेरिएबल सेपरेबल। हो सकता है कि जो इक्वेशन आपको गिवन हो सेकंड वाले टाइप की हो, होमोजीनियस इक्वेशन हो वो। और ऐसा भी हो सकता है कि जो इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन हो डिफरेंशियल इक्वेशन, वो लीनियर इक्वेशन हो। तो भाई सबसे पहला काम तो हमें ये आना चाहिए कि आइडेंटिफाई कर पाए हम कि भाई वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन किस टाइप की होती है, होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है और लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अब खास बात यहाँ पे ये है कि भाई जो हमारी 9.4 एक्सरसाइज है ना, ये पूरी की पूरी वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस वेरिएबल सेपरेबल मेथड के हैं। देन 9.5 जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे होमोजीनियस फंक्शंस होंगे, सारे के सारे होमोजीनियस इक्वेशंस हमें गिवन होंगी। और 9.6 में लीनियर इक्वेशन गिवन होंगी हमको। तो इसका मतलब चैप्टर में वेरिफिकेट करके दिया गया है ऑलरेडी, हमें अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ेंगे ना, तो मिसलेनियस में सब कुछ मिक्स हो जाएगा। हमें खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सी वाली इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल है, कौन सी वाली इक्वेशन यहाँ पे होमोजीनियस है और कौन सी वाली लीनियर इक्वेशन है। तो इसका मतलब हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सी वेरिएबल सेपरेबल है, कौन सी होमोजीनियस है और कौन सी लीनियर है। तो हम क्या करेंगे भाई, हम जैसे जैसे एक्सरसाइजेस को पढ़ेंगे वैसे वैसे सीखते जाएंगे कि वेरिएबल सेपरेबल क्या है, होमोजीनियस क्या है, लीनियर क्या है। अभी हम पढ़ रहे हैं 9.4, तो अभी हम ये सीखेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन कैसी होती है। जब 9.5 पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा होमोजीनियस इक्वेशंस कैसी होती है, और 9.6 पढ़ते समय हम जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई लीनियर इक्वेशन कैसी होती है। इसका मतलब होमोजीनियस और लीनियर इक्वेशन के बारे में अभी हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। हमें अभी ये पढ़ना है कि भाई वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन कैसे पता चलेगा कि मतलब जो गिवन इक्वेशन है वो वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं है। तो भाई देखो मैं बताता हूँ कैसे पता चलेगा। सबसे पहले ये सारी चीजें मैं यहाँ से मिटो देता हूँ भाई, इसको रब कर देते हैं यहाँ से। चलो जी, अब देखो हमें जो गिवन क्वेश्चन था एग्जांपल नंबर 9, उसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी वो आपके सामने है, यहाँ पे मैंने नोट कर रखा है उसको। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि जो गिवन इक्वेशन है वो वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं है। तो भाई मैं क्या करूंगा, मैं y वाली टर्म्स को एक तरफ लेके जाने की कोशिश करूंगा और x वाली टर्म्स को एक तरफ लेके जाने की कोशिश करूंगा। अगर ये चीज संभव हो गई ना तो इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, देखो मैं करके बताता हूं। इधर देखो भाई ध्यान से, यहां पे मेरे पास जो ये dy है, dy ये लेफ्ट हैंड साइड में है मेरे पास dy, तो मैं y वाली सारी टर्म्स है ना dy की तरफ ले जाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड लेके चला जाऊंगा। तो देखो होगा क्या, ये वाली टर्म उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, y वाली टर्म्स सारी की सारी लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी इसका मतलब। तो देखो मैं करता हूं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो यहाँ पे मेरे पास इसका मतलब क्या होने वाला है, 2 - y इंटू डी वाई हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। ऐसे ही यहाँ पे देखो मेरे पास ये x वाली टर्म है राइट हैंड साइड पे, x + 1। तो मैं क्या करूंगा, इस dx को मैं वहां पे लेके मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा dx को, ताकि x वाली टर्म सारी की सारी राइट हैंड साइड पे आ जाए। तो इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा। तो इक्वल्स टू वैसे का वैसे, और यहाँ पे x + 1 वैसे का वैसे, और इनटू यहाँ पे आ गया dx। तो मैंने क्या किया, मैंने y वाली टर्म्स को अलग तरफ ले गया मैं और x वाली टर्म्स को अलग तरफ ले गया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे यूज किया। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे y वाली टर्म्स सेपरेट हो पा रही हैं अलग, ठीक है, x वाली टर्म्स सेपरेट हो पा रही हैं अलग से।
तो इसका मतलब ये वेरिएबल सेपरेबल है, ये जो इक्वेशन है ये वेरिएबल सेपरेबल है। अगर एक्स और वाई वाली टर्म्स अलग अलग नहीं हो पाती तो ये जो क्वेश्चन था ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन नहीं हो पाता, ठीक है। तो आगे जाके हम देखेंगे ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस होगी जहां पे एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ नहीं किया जा सकेगा, वाई वाली टर्म्स को दूसरी तरफ नहीं किया जा सकेगा, लेकिन अभी यहाँ पे किया जा पा रहा है। क्यों किया जा पा रहा है भाई ये? क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पे 9.4 के जितने भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे ही डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे तो ये मेथड अप्लाई हो ही जाएगा, ठीक है। तो भाई अब देखना ध्यान से, इतना करने के बाद जब x वाली सारी टर्म्स एक तरफ चली जाएंगी, y वाली सारी टर्म्स दूसरी तरफ चली जाएंगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? भाई नेक्स्ट स्टेप होगा इंटीग्रेट बोथ साइड। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इंटीग्रेशन का साइन लगा दूंगा, इंटीग्रेट बोथ साइड। ध्यान से देखना मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो स्टेप 1, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लो, लेफ्ट हैंड साइड अलग वेरिएबल्स रख दो, राइट हैंड साइड अलग वेरिएबल्स रख दो। उसके बाद स्टेप नंबर 2, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। और अब क्या करना है भाई? अब इंटीग्रेट कर देना है दोनों तरफ, ठीक है, सिंपल। तो देखो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा ना, इंटीग्रेशन dy के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा इंटीग्रेशन यहाँ पे। तो 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई? 2 तो कॉफिशिएंट है एज इट इज, और 2 के साथ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पे? विद रिस्पेक्ट टू y होगा। तो 2 का इंटीग्रेशन हो गया 2y, और माइनस वैसे का वैसे y का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? y का इंटीग्रेशन y² डिवाइडेड बाय 2। मैं उम्मीद करता हूं सबको इंटीग्रेशन तो आती होगी बेसिक, ठीक है। तो ये हो गया 2y माइनस y² डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही इक्वल टू का साइन एज इट इज, और फिर अपोजिट साइड भी सेम चीज करनी है भाई, x का इंटीग्रेशन x² बाय 2 और 1 का इंटीग्रेशन x, और साथ में यहाँ पे प्लस c लगा देंगे, ठीक है। तो c जो है वो हमेशा राइट हैंड साइड वाली टर्म के साथ में जो है लगाया करूंगा, ठीक है। इंटीग्रेट करने के बाद मुझे प्लस में c लिखना होता है, तो राइट हैंड साइड वाली जो भी टर्म होगी उसके साथ में प्लस में c लिख दिया करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम होगा। हालांकि आप लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म के साथ भी लिख सकते हैं प्लस में c, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जनरली देखा जाता है बुक में भी जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें राइट हैंड साइड वाली टर्म के साथ प्लस में c लिखा होता है। अब भाई क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है हमको, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, सारी की सारी टर्म्स को एक ही तरफ ले आते हैं। अब जब सारी टर्म्स एक तरफ आ जाएंगी तो देखो इधर बचेगा 0, और अपोजिट साइड में x² डिवाइडेड बाय 2 वैसे का वैसे, और ये वाली जो टर्म थी y² बाय 2 ये उधर जाके अपोजिट साइड जाके प्लस हो जाएगी, तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा हमारे पास y² बाय 2। उसके बाद ये जो प्लस x था राइट हैंड साइड में ये वाला, ये वैसे का वैसे आ गया, और ये वाली जो टर्म है 2y ये अपोजिट साइड जाके माइनस हो जाएगी, तो माइनस कर देते हैं यहाँ पे आके 2y, और ये जो प्लस c था ये एज इट इज वैसे का वैसे प्लस c। अब क्या करना है भाई? अब एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, सिंपल मुझे जो है सिंप्लीफाई करना है इक्वेशन को, तो एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2, यहाँ पे आ गया x² प्लस y² प्लस 2x माइनस 4y प्लस 2c। ये वाला जो 2 है ये अपोजिट साइड 0 से मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करके 0 बना दूंगा, अपोजिट साइड में जाके ये 0 हो जाएगा। तो बाकी जो टर्म्स बचेंगी वो क्या बचेंगी? x² प्लस y² प्लस 2x माइनस 4y प्लस 2c है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 2c की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं? 2c की जगह मैं लिखूंगा c1। जब भी हम लास्ट में एलसीएम लेंगे और हमारा जो कांस्टेंट होगा c, अगर उसके साथ कुछ टर्म मल्टीप्लाई हो जाती है तो मैं उस पूरी टर्म को c1 से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है। हमेशा मुझे ऐसे ही करना है, हमेशा जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे हम, ठीक है। तो ये भाई हमारा यहाँ पे आंसर आ गया, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 9 का। तो ज्यादा कुछ खास नहीं था यहाँ पे, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे जो हम 9.4 एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल वाली डिफरेंशियल इक्वेशंस हमें गिवन होंगी। हमें यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन और यहाँ पे जो है आगे जाके वैसे थोड़ा सा हम स्पेसिफिक सॉल्यूशन भी निकालेंगे, ठीक है। तो वो बाद में देखेंगे हम, अभी हम जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं भाई। तो जनरल सॉल्यूशन जो है हमें निकालने को बोला जाएगा। जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालना है भाई? हमको हमें एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाना है, वाई वाली टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाना है, इंटीग्रेट बोथ साइड करना है और सॉल्व कर देना है, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से मैं थोड़े बहुत और क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, देखते हैं भाई ध्यान से
किस किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है। तो एग्जाम्पल 9 तो हमारा हो गया था, एग्जाम्पल 10 की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो ये रहा भाई एग्जाम्पल 10। अब एग्जाम्पल जो 10 है हमारा, यहाँ पे भी हमें सेम चीज बोली गई है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पे भी हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है यहाँ पे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे क्या गिवन है भाई, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 + y² अपॉन 1 + x²। तो एक काम करते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ भाई। एग्जाम्पल नंबर हमारा कौन सा चल रहा है, 10, एग्जाम्पल 10। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 + y² अपॉन 1 + x²। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे जो है इक्वेशन लिख दी है, जो गिवन इक्वेशन थी उसको लिख दिया हमने। अब क्या करना है भाई, अब हमें पता करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये जो इक्वेशन है ये वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, अगर y वाली सारी टर्म्स एक तरफ हो पाएंगी, x वाली सारी टर्म्स दूसरी तरफ हो पाएंगी, तो ये इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो भाई ट्राई करते हैं, y वाली सारी टर्म्स को एक तरफ लेके आने की कोशिश करेंगे। अब देखो भाई dy मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है ना, dy, तो मैं क्या करूंगा, y वाली सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाऊंगा, dy की तरफ लेके आ जाऊंगा, और जो x वाली सारी टर्म्स है वो राइट हैंड साइड पे चली जाएंगी, क्योंकि ये dx जो है ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें काम करना है यहाँ पे। तो देखो भाई ध्यान से, अब ये वाली जो टर्म है ना 1 + y², ये y वाली टर्म है, तो इसको मुझे अपोजिट साइड लेके जाना है। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अपोजिट साइड में देखो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 + y² हो जाएगा यहाँ पे। और ये वाला जो dy था ये एज इट इज रहेगा यहाँ पे, इसको हमें नहीं छेड़ना, ये तो लेफ्ट हैंड साइड, ये तो लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहेगा ऐसे ही। ठीक है, ऐसे ही इक्वल टू का साइन एज इट इज, इक्वल टू का साइन एज इट इज। अब ये वाली जो टर्म थी 1 + y², ये तो अपोजिट साइड मैंने भेज दी, देखो यहाँ पे आ गई ये तो अब उधर की तरफ क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा। तो ये जो 1 + y² था इसकी जगह क्या आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा, 1 आ गया। और डिवाइडेड बाय 1 + x² तो वैसे का वैसे रहेगा, 1 + x² तो वैसे का वैसे रहेगा। और ये dx जो है ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dx को अपोजिट साइड जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा dx। तो भाई यहाँ पे हमारी जो टर्म्स थी वो सेपरेट हो पा रही हैं, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। x वाली सारी टर्म्स एक तरफ आ गई हैं, y वाली सारी टर्म्स दूसरी तरफ चली गई हैं। अब क्या करना है भाई, इतना तो पता चल गया ये वेरिएबल सेपरेबल वाला क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। तो 1 अपॉन 1 + x² की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई, 1 अपॉन 1 + x² की इंटीग्रेशन, ध्यान से देखो, हमने 1 अपॉन a² + x² या फिर x² + a² की इंटीग्रेशन पढ़ी थी, और हमने पढ़ा था इसकी इंटीग्रेशन होती है 1/a tan इनवर्स x/a + c। ठीक है, कहाँ पे पढ़ा था भाई, ये पढ़ा था हमने 7.4 में। तो मुझे उम्मीद है आप सबको याद होगा, 1 अपॉन a² + x² की इंटीग्रेशन हमने पढ़ी थी यहाँ पे। तो यही वाली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा भाई, ध्यान से देखना। 1 अपॉन 1 + y² की इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो क्या होगा भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स y। सिंपल है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्वल्स टू का साइन एज इट इज, और यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स x, और प्लस में आ गया यहाँ पे c। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करना है भाई, ये वाली टर्म जो है यहाँ पे मैं इसको 0 कर दूंगा और ये अपोजिट साइड चली जाएगी। तो अपोजिट साइड जाके क्या होगा भाई, tan इनवर्स x तो वैसे का वैसे, और ये tan इनवर्स y वाली टर्म इधर आके माइनस हो जाएगी, tan इनवर्स y, और प्लस में c वैसे का वैसे। तो ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया, आंसर आ गया, खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से भाई यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट टफ क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या चीज है। एग्जाम्पल नंबर 11 भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात हो गई, मैंने बोला था ना यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, स्पेसिफिक सॉल्यूशन बोला था मैंने। तो जनरल सॉल्यूशन या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी आपसे मांगा जा सकता है। अब भाई क्या डिफरेंस होता है जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, वो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम सीखेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और पता करेंगे कि भाई पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं पहले। यहाँ पे हमें कहा गया कि फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, देखो भाई ध्यान से, dy बाई dx इक्वल्स टू -4xy²। इसको मैं नोट कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -4x वाई स्क्वेयर। ठीक है, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ यही है क्या, क्वेश्चन तो मैंने गलत नहीं ना नोट किया, तो एकदम सही है भाई। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने नोट कर ली है। क्वेश्चन एक बार मैं दोबारा रीड करता हूं यहाँ पे, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दैट y इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 0। अब उसने यहाँ पे x और y की वैल्यूज बता रखी हैं, वेरिएबल की वैल्यूज बता रखी हैं। तो भाई क्या करना है इन वैल्यूज को अभी समझेंगे, बाद में इसको देखेंगे थोड़ा सा। अभी क्या करना है भाई, अभी तो यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो भाई जैसे अभी हमने दो एग्जांपल्स किए इससे पहले, एग्जांपल 9 और एग्जांपल 10 में, सिमिलरली इस एग्जांपल को सॉल्व करूंगा। अभी हम जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाली टर्म जो है वो सुन के हमें जो है थोड़ा डरना नहीं है, ठीक है, कि कुछ नया आ गया ऐसा नहीं सोचना। नॉर्मली सॉल्व करेंगे, जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। उसने मांगा क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और हम क्या निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। और फिर उस जनरल सॉल्यूशन को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। मैं बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, तो अभी पहला काम क्या करना है भाई, वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करना है हमें। यहाँ पे हमें देखना है कि क्या वेरिएबल सेपरेट किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते। तो देखो भाई ध्यान से, यहाँ पे मेरे पास जो टर्म्स हैं वो क्या क्या है भाई, dy बाई डी एक्स दिया हुआ है मुझे, यहाँ पे dy बाई डी एक्स दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है -4x इंटू वाई स्क्वेयर। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो वाई स्क्वेयर है इसको मैं अपोजिट साइड पे लाके डिवाइड कर सकता हूँ ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है वहां पे वो, तो अपोजिट साइड पे आके वो डिवाइड हो जाएगा। देखो इस तरीके से मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आके ऐसा हो सकता है कि भाई 1/y स्क्वायर हो जाए, साथ में dy वैसे का वैसे रहेगा, और अपोजिट साइड में -4x एज इट इज रहेगा, और ये वाला dx जो है वो उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखो भाई ध्यान से, इस तरीके से। क्या ये चीज पॉसिबल थी कि नहीं थी? हाँ भाई ये चीज पॉसिबल थी। तो देखो वेरिएबल तो सेपरेट हो गए बड़े आराम से। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, इसका मतलब, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट किए जा सकते हैं। अब क्या करना है भाई, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे यहाँ पे भी, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया यहाँ पे हमने। ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो भाई इंटीग्रेशन करनी है, देखो ध्यान से, यहाँ पे इंटीग्रेशन बहुत इजीली हो जाएगी। मैं y की पावर जो है न्यूमरेटर में ले आऊंगा, -2 हो जाएगी न्यूमरेटर में आके ये पावर, इस तरीके से। यहाँ पे ये वाली जो टर्म है इसको एज इट इज रख देते हैं यहाँ पे। यहाँ एक काम करते हैं, -4 हमारा कॉफिशिएंट है ना, उसको बाहर ले लेते हैं। तो -4 को बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, x की इंटीग्रेशन करनी है, वो बहुत ईजी हो जाएगा। अब भाई x की पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती थी, x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो वही वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, y की पावर -2 की जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा। तो देखो भाई ध्यान से, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो हो गई भाई इंटीग्रेशन। और यहाँ पे -4 एज इट इज, x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। अब ये वाले 2 से 4 कैंसिल कर देंगे। तो भाई नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हो गया y की पावर -1 अपॉन -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2x² प्लस c। अब क्या करेंगे भाई, अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो भाई यहाँ पे हो जाएगा -1 अपॉन y, ध्यान से देखना, y की पावर -1 थी ना, तो अपॉन में चला जाएगा वो। ठीक है, y अपॉन में चला जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे -1 अपॉन y हो गया। ये वाला माइनस एज इट इज रखा हुआ है, देखो मैंने, माइनस ऊपर लिखो या नीचे लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता, न्यूमरेटर के साथ लिखो या डिनोमिनेटर के साथ लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर में ले आया, मैं माइनस को न्यूमरेटर में ले आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अपोजिट साइड में सब कुछ एज इट इज रहेगा, यहाँ पे -2x² प्लस c। अब क्या करना है भाई, तो अब यहाँ पे काम करते हैं, ये वैसे हमारा जनरल सॉल्यूशन आ चुका है। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे 0 लिख लेते हैं और ये वाली टर्म को अपोजिट साइड पे ले जाते हैं। तो अपोजिट साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा 1/y प्लस c। ये क्या आ गया भाई, ये आ गया जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन निकाल दिया हमने, लेकिन क्वेश्चन में तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मांगा था। तो भाई पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे अब, तो जब भी वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मांगेगा ना, तो वो क्वेश्चन में आपको वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन देगा। जैसे यहाँ पे देखो उसने y की वैल्यू दी हुई है और x की वैल्यू दी हुई है, हमेशा देगा वो। ठीक है, अगर वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मांगेगा तो ये वैल्यूज वो देगा आपको। तो यहाँ पे x की जगह 0 और y की जगह 1 मुझे सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा इस जनरल सॉल्यूशन वाले आंसर के अंदर, तो मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा।
तो अब क्या करना है भाई, जनरल सॉल्यूशन निकाल चुका हूं मैं इसमें वैल्यूज जो मुझे क्वेश्चन में गिवन थी वो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1। तो x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसके अंदर x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस तरीके से, y की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस तरीके से। तो होगा क्या कि भाई ये वाली पूरी टर्म तो 0 हो गई, देखो ध्यान से, 0 इंटू समथिंग 0, और यहाँ पे 1 बाय 1 तो 1 ही रहेगा। तो c की वैल्यू क्या आ गई, -1। देखो ध्यान से, c की वैल्यू क्या आ गई, ये जो 1 था ये अपोजिट साइड जाके माइनस हो जाएगा ना, तो c की वैल्यू आ गई -1। अब मुझे क्या करना है, c की वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू इस जनरल सॉल्यूशन में मुझे सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो इस वैल्यू को मैं जनरल सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और मेरा काम हो जाएगा बड़ा इजीली। ठीक है, तो देखो भाई ध्यान से, 0 एज इट इज रहेगा, जनरल सॉल्यूशन को मैं एज इट इज लिखूंगा यहाँ पे। तो जो मेरा जनरल सॉल्यूशन था उसको मैं एज इट इज यहाँ पे नोट कर रहा हूं, और यहाँ पे c की जगह क्या आ गया, -1। तो c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई, ये आ गया हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इस तरीके से निकलेगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमें क्या करना है भाई, जनरल सॉल्यूशन निकालो, x और y की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन होगी, x और y की वैल्यूज, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो जनरल सॉल्यूशन में, c की वैल्यू निकल जाएगी। वो जो c की वैल्यू है उसको जनरल सॉल्यूशन में पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है बड़ा। तो ये था भाई एग्जाम्पल नंबर 11 था हमारा ये। ठीक है, ये भी इजी था, मुश्किल तो नहीं था, मेरे हिसाब से इजी ही लगा होगा सबको। अब भाई आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर हमारा कौन सा है अगला, 12th। ठीक है, तो एग्जाम्पल 12th देख लेते हैं भाई। एग्जाम्पल 12 देखो भाई, फाइंड द इक्वेशन, 1 मिनट रुक जाते हैं, अब कितने वैसे क्वेश्चन बचे हैं हमारे। एग्जाम्पल 12 है, 13 है, 14 भी है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, चलो 12 करेंगे। ठीक है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट दिस हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। तो वो कह रहा है भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, वो कह रहा है भाई इक्वेशन ऑफ कर्व निकालो जो कि इन पॉइंट्स से पास करता है। पॉइंट्स गिवन है, x और y की वैल्यूज गिवन है हमको, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हमको। तो भाई करना क्या है, करना यह है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि x और y की वैल्यूज गिवन है, सिंपल सी बात है। अगर x और y की वैल्यू ना गिवन होती तो फिर क्या निकालना होता, जनरल सॉल्यूशन निकालना होता। भाई जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा या तो वो जनरल सॉल्यूशन होगा या तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। अगर क्वेश्चन में x और y की वैल्यूज गिवन है तो ऑब्वियस सी बात है पर्टिकुलर सॉल्यूशन मांगा गया है हमसे। ठीक है, अगर x और y की वैल्यूज ना गिवन होती तो जनरल सॉल्यूशन मांगा जाता हमसे। तो करना क्या है भाई, जो इक्वेशन गिवन है सबसे पहले उसको नोट करेंगे। इक्वेशन क्या है, x इंटू डी वाई, यहां पे लिखते हैं भाई एग्जाम्पल 12, x इंटू डी वाई इक्वल्स टू में क्या है भाई वो भी देख लेते हैं जरा। इक्वल्स टू में है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो इस तरीके से टर्म्स हमें गिवन है यहाँ पे। लो जी, dx था यार वो, चलो ये आ गया dx। ठीक है, लो जी, तो ये इक्वेशन हमें गिवन है और x और y की वैल्यूज जो है वो 1 और 1 गिवन है, दोनों की वैल्यूज 1 1 है। ठीक है, x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें देखना है कि क्या वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते यहाँ पे। तो भाई देखो ध्यान से, एक बार यार मैंने फिर गड़बड़ कर दी क्या, क्वेश्चन तो सही बता रहा है मैंने, हाँ क्वेश्चन तो ठीक बता रहा है भाई। ठीक है, चलो, तो बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है एकदम। देखो भाई ध्यान से, करना क्या है कि x वाली सारी टर्म्स को एक तरफ लेके जाना है। तो भाई ये वाली जो टर्म है ना x वाली, इसको अपोजिट साइड पे ले जाके डिवाइड कर देंगे, क्योंकि देखो इधर सारी की सारी x वाली टर्म्स ही तो हैं। देखो राइट हैंड साइड पे सारी x वाली टर्म्स है। तो क्या करेंगे भाई, इस x को उधर डिवाइड कर देंगे। तो देखो ध्यान से, ये वाला dy तो इधर का इधर वैसे का वैसे, और अपोजिट साइड में 2x स्क्वायर प्लस 1 वैसे का वैसे, अपॉन में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये वाला x उधर जाके डिवाइड हो गया और dx वैसे का वैसे। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब क्या करना है भाई, अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस x को एक बार मैं 2x स्क्वायर के नीचे लिख दूंगा और एक बार 1 के नीचे लिख दूंगा।
तो ये हो जाएगा 2x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय x और प्लस 1/x। तो इसका मतलब ये और ये कैंसिल हो गए यहाँ पे, तो बचेगा क्या मेरे पास, बचेगा dy इक्वल्स टू 2x प्लस 1/x dx। अब देखो भाई x वाली सारी टर्म्स एक तरफ आ चुकी है, y वाली सारी टर्म्स दूसरी तरफ जा चुकी हैं। अब क्या करना है भाई, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेशन करेंगे अब बोथ साइड। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे बीच में, ठीक है, dy के साथ। तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा, y ही होगा। और अपोजिट साइड में भाई 2x का इंटीग्रेशन 2x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। तो भाई ये 1 मिनट यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो गया 2x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2, 2x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। और 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई, log x। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस log x और प्लस में c, वैसे क्या वैसे। ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस log x प्लस c। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। अब भाई देखना ध्यान से, हमें ये तो निकला हमारा जनरल सॉल्यूशन। हमें क्या करना है भाई, अब हमें x और y की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो x और y की वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन थी, दोनों की वैल्यूज 1 1 थी, तो y की जगह भी 1 आ जाएगा, x की जगह भी 1 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी ये हो जाएगा log 1 और प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया 1 और ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा ना यहाँ पे, ये वाला। तो अपोजिट साइड में ले आते हैं, इसको माइनस कर देंगे यहाँ पे लाके, तो 1 - 1 हो जाएगा। और log 1 की वैल्यू 0 होती है भाई, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो log 1 की जगह 0 आ गया और प्लस c। तो c की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो अब क्या करना है भाई, अब ये करना है कि ये जो हमने जनरल सॉल्यूशन निकाला था, इसमें c की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बस बात खत्म, ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस log x हो जाएगा, बस बात खत्म, ठीक है। c की जगह तो 0 आएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है, यहां तक हमारी बात खत्म हो जाती है। अब देखो भाई आगे, आगे हमारे पास वैसे क्या चीज गिवन है यहाँ पे, आगे है एग्जाम्पल 13 अभी नहीं करना हमको, एग्जाम्पल 14 भी नहीं करना अभी, ठीक है। तो भाई अभी इतने ही एग्जांपल्स करेंगे हम लोग। मुझे लगता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इस एक्सरसाइज की। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। आपको वेरिएबल्स को पहले सेपरेट करना है, फिर इंटीग्रेट बोथ साइड करना है, जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन मांगा है तो जो वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है एक्स और वाई की, वो सब्स्टिट्यूट कर दो जनरल सॉल्यूशन में, सी की वैल्यू निकल जाएगी। तो जनरल सॉल्यूशन में सी की वैल्यू पुट कर दो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, सिंपल एकदम। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपको होमवर्क करने हैं भाई, 1 से लेके कितने, 14 तक, 1 से लेके 14 तक, ठीक है। ज्यादा टफ क्वेश्चंस है ही नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 1 से लेके 14 तक करने हैं आपको। जो नहीं होंगे मैं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों ने पहले भी कर रखे हैं, उनको डाउट थे इसके अंदर, तो वो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगली क्लास में करवाऊंगा। बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए ना होमवर्क करने का, ठीक है। तो इसका मतलब भाई अभी पहले आज की क्लास में आप लोग होमवर्क करेंगे। देखो प्रैक्टिस करोगे तो सीखोगे, अदरवाइज नहीं सीखोगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। और ये सारी चीजें दोबारा रिपीट होने वाली है, 12th के बाद दोबारा से आएंगी सारी। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी दोबारा से। तो इसीलिए फोकस तो करना पड़ेगा इन चीजों पे अच्छे से, ठीक है। अदरवाइज आगे जाके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम किसी भी चीज का देंगे तो ये बेसिक चीजें नहीं आती होंगी, तो एग्जाम क्लियर होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए क्या करना है, जितने एग्जाम्पल्स मैंने करवाए हैं 9 से लेके 12 तक, 4 एग्जाम्पल्स करवाए मैंने, 9, 10, 11, 12। तो ये चारों एग्जाम्पल्स दोबारा रिपीट करने हैं, प्लस 1 से लेके 14 तक, 1 से लेके 14 तक 9.4 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं ये भी आपके होमवर्क रहेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप ग्रुप में मुझे मैसेज करना, बता देना मैसेज करके कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके नहीं हुए हैं। वो सारे क्वेश्चंस आपको मैं करवा के दूंगा नेक्स्ट क्लास में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आज ही बता देना, ठीक है, ज्यादा डिले मत करना, ठीक है। तो खत्म करते हैं भाई आज की क्लास यहीं पे।